गहरे जंगल के बीच एक बड़ा सा पहाड़ी इलाका था। अचानक पूरे जंगल में एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। वो आवाज थी जंगल के राजा शेर की। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। शेर गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। तभी वहाँ एक भेड़िया धीरे धीरे चलते हुए आया। महाराज, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? आज तक मैंने आपको इस तरह से परेशान नहीं देखा। अरे भेड़िए, तुम समझ भी नहीं सकते, मेरा जादुई हिरण जंगल से भाग गया है। भेड़िया पहले कुछ पल के लिए हैरान हुआ और फिर हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर आ गई। महाराज, अगर बात सिर्फ एक हिरण की है तो चिंता मत कीजिए। पूरे जंगल में हजारों हिरण घूम रहे हैं। मैं अभी जाकर उनमें से एक हिरण को पकड़ लाता हूँ। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? वो कोई आम हिरण नहीं था, बल्कि एक जादुई सोने का हिरण था। जो भी मैं उससे कहता था वो मेरी दुआ रब से पूरी करा देता था। भेड़िया अब खुलकर हंस पड़ा। महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं। फिर एक छोटे से हिरण के लिए इतना बेचैन होना थोड़ा अजीब नहीं लगता? और यह जादुई हिरण, भला ये कैसे हो सकता है? शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अगर दोबारा मेरे ऊपर हंसने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यही ठीक कर दूंगा और जंगल में किसी को पता भी नहीं चलेगा। भेड़िया तुरंत छुप गया और झुककर खड़ा हो गया। महाराज, मुझे माफ कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस जादुई हिरण को ढूंढ कर वापस लाऊंगा। मुझे मेरा हिरण चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। अगर तुम उसे वापस नहीं लाए तो तुम्हें पता है अंजाम क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं पूरे जंगल को छान मारूंगा और उस सोने के हिरण को ढूंढकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। भेड़िया तुरंत वहाँ से निकल गया और उधर जंगल के दूसरे कोने में सुनहरा हिरण तेजी से दौड़ रहा था। लंबी दौड़ के बाद वो जंगल के किनारे पहुँच गया। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा खेत का इलाका था, जहाँ एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उस किसान का नाम था भोला। भोला मिट्टी को खोदते हुए अपने कमजोर खेतों को देख रहा था। जमीन सूखी थी और फसल बहुत कमजोर लग रही थी। तभी उसने पेड़ के पास एक हिरण को थका हुआ बैठा देखा। हे रब, ये जंगल का हिरण यहाँ खेत के पास कैसे आ गया? भोला धीरे धीरे उस हिरण के पास गया। कृपया कृपया मुझे पकड़ना मत। मैं बहुत देर से भाग रहा हूँ और अब मैं थक गया हूँ। मुझे अगर कुछ खाने को मिल जाए तो आपका बहुत एहसान होगा। ये कैसे मुमकिन है? एक हिरण इंसान की तरह कैसे बात कर सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन अभी मेरे पास सब कुछ समझाने का वक्त नहीं है। भोला खुद बहुत गरीब था और उसके पास खाने के लिए बहुत कम चीजें थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपना खाना निकालकर हिरण के सामने रख दिया। देखो, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। ये मेरा आज का खाना था, लेकिन तुम इसे खा लो। शायद इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाए। हिरण ने शुक्रिया भरी नजर से भोला को देखा और वो सारा खाना खा गया। तुम अभी बहुत थके लग रहे हो, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो। ये कहकर भोला वापस अपने खेत की तरफ चल गया। धीरे धीरे शाम हो गई। भोला अपने घर की तरफ जा रहा था। हिरण भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ देर बाद भोला अपने घर पहुंच गया। हिरण बाहर ही बैठ गया। भोला का घर बहुत छोटा और पुराना था। मिट्टी की दीवारें और छोटा सा आंगन। उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी हुई थी। आ गए बेटा, आज खेत में काम कैसा रहा? क्या फसल थोड़ी ठीक लग रही है या अभी भी वही हाल है? माँ, सच बताऊं तो हालात अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। जमीन में जान ही नहीं बची है और फसल बहुत कमजोर है। मुझे डर लग रहा है कि अगर इस बार भी फसल खराब हो गई तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। बेटा, घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था ना, वो भी लगभग खत्म हो गया है। आज मैंने सिर्फ थोड़ा सा चावल बनाया है। कल के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा। माँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी किस्मत साथ नहीं देती। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा,
हिम्मत मत हार, रब सब देख रहा है, कभी न कभी हमारी भी किस्मत बदलेगी। भोला और उसकी माँ ने जो थोड़ा सा खाना था उसे बांट कर खाया। फिर भोला अपने पुराने से बिस्तर पर लेट गया। उसका पेट पूरी तरह नहीं भरा था, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। अचानक आधी रात के आसपास तेज बिजली चमकी और जोर की गरज सुनाई दी। भोला की आंख खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी और कुछ ही पल में जोर की बारिश शुरू हो गई। अगर ये बारिश पूरी रात चली तो मेरी कमजोर फसल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैंने इतनी मुश्किल से जो थोड़ा बहुत उगाया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। भोला चुपचाप खड़ा सुबह होने का इंतजार करता रहा। दरवाजे के पास बैठा हिरन ये सब सुन रहा था। रात भर बिजली की गरज और तेज हवा चलती रही। भोला सुबह जल्दी उठ गया। रात भर इतनी तेज बारिश हुई है, कहीं मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद न हो गई हो। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। भोला जल्दी जल्दी घर से निकला और सीधा अपनी खेत की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने खेत को देखा वो एकदम रुक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जहाँ कल तक कमजोर और सूखी फसल थी, वहाँ अब हरी भरी और घनी फसल खड़ी थी। पूरा खेत जैसे एक रात में बदल गया। ये कैसे हो सकता है? कल तक मेरी फसल इतनी कमजोर थी और आज पूरा खेत इतना हरा भरा कैसे लग रहा है, जैसे किसी ने एक रात में मेरी जमीन पर कोई जादू कर दिया हो। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े सुनहरे हिरन पर पड़ी। भोला उसके पास गया। अरे तुम यहीं हो? मुझे लगा तुम रात को वापस जंगल में चले गए होगे। हिरन चुप रहा। वो बस भोला की तरफ देख रहा था। कल तुम मुझसे बातें कर रहे थे और आज तुम बिल्कुल चुप हो। कहीं कल जो कुछ हुआ वो मेरा सपना तो नहीं था? भोला को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके पास जाते सोचने का वक्त नहीं था। भोला खुशी खुशी घर की तरफ भागने लगा। रास्ते पे उसने गांव की और किसानों को देखा जो अपने खेतों को देखकर परेशान खड़े थे। अरे ये बारिश तो सब कुछ ले डूबी, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। भोला तेज कदमों से घर पहुंच गया। उसकी माँ आंगन में थी। बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? कहीं बारिश ने फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? माँ, जो मैंने खेत में देखा उस पर मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। मेरी पूरी फसल बिल्कुल ठीक है और पहले से कहीं ज्यादा हरी भरी हो गई है। ये कैसे मुमकिन है बेटा? रात भर इतनी तेज बारिश हुई और गांव के सब किसान परेशान हैं। फिर सिर्फ तुम्हारी फसल कैसे बच गई? माँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। कहीं ये सब उस हिरण की वजह से तो नहीं हो रहा? कौन सा हिरण बेटा? वही हिरण जिसे मैंने कल खाना खिलाया था। वो अब भी मेरे खेत के पास खड़ा था और मुझे लगता है वो कल से मेरा पीछा कर रहा है। बेटा, अगर ये सच है तो हो सकता है कि वो कोई आम हिरण ना हो। कभी कभी रब किसी मदद करने के लिए अजीब तरीके से रास्ता बना देते हैं। हो सकता है तुम्हारी मदद का फल तुम्हें मिल रहा हो। भोला और उसकी माँ अभी इस बात पर सोच ही रहे थे कि तभी उनके घर के बाहर सेठ आवाज सुनाई दी। भोला और उसकी माँ दोनों घबरा गए। सेठ से भोला ने कुछ पैसे उधार लिए थे और अब तक भोला वो पैसे वापस नहीं कर पाया था। बेटा, लगता है सेठ फिर से पैसे मांगने आया है। पिछली बार भी वो बहुत गुस्से में था और कह रहा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो घर छीन लेगा। पता नहीं अब क्या होगा। भोला और उसकी माँ बाहर आए। घर के बाहर सेठ खड़ा था। सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मैं अभी तक आपका कर्ज वापस नहीं कर पाया, लेकिन मेरी फसल बहुत कमजोर थी और घर की हालत भी आप देख ही रहे हैं। अगर आप मुझे थोड़ा और वक्त दे देंगे तो मैं जरूर आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। भोला, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं लोगों से बहुत ज्यादा ब्याज लेता था और उन्हें परेशान करता था। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच कह रहा हूँ भोला। आज से तुम पर जो भी कर्ज था वो सब माफ है। तुम्हें मुझे एक भी पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इंसान को समझ आता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। इसलिए आज से तुम किसी भी कर्ज के बोझ में नहीं हो
इतना कहकर सेठ वहाँ से चला गया। भोला और उसकी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या हुआ। माँ, ये सब बहुत अजीब हो रहा है। कल तो जो सेठ पैसे के लिए हमें धमकी दे रहा था, आज वो बिना कुछ लिए ही सारा कर्ज माफ करके चला गया। बेटा, मुझे लगता है कि ये सब जरूर उस हिरण की वजह से है। ऐसे इसके आते ही हमारी सारी परेशानियां खत्म हो रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। भोला और उसकी माँ की हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो गई। दूसरी तरफ जंगल में कुछ और ही चल रहा था। भेड़िया जो शेर के लिए हिरण ढूंढने निकला था, अब तक खाली हाथ था। उसने जंगल के कुछ और भेड़ियों को बुलाया। ध्यान से मेरी बात सुनो। जंगल का राजा बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके सोने का हिरण जंगल से भाग गया है। अगर हम उस हिरण को ढूंढकर वापस नहीं लाए तो शेर का गुस्सा हम सब पर टूट सकता है। अरे लेकिन हमें पता कैसे चलेगा वो हिरण गया कहाँ? इसलिए हम सब अलग अलग दिशा में जाएंगे और जिसे भी वो हिरण मिलेगा वो तुरंत बाकी सबको खबर देगा। सब भेड़िए अलग अलग दिशा में निकल पड़े। उसमें से एक भेड़िया जंगल के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। उसने दूर से देखा कि भोला की माँ आंगन में खड़ी थी और वो सुनहरे हिरण को खाना खिला रही थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही सोने का हिरण था जिसे पूरा जंगल ढूंढ रहा था। भेड़िया आगे बढ़ा। जैसे ही वो आंगन के पास पहुंचा, हिरण घबरा गया और पीछे छुप गया। भोला की माँ भी डर गई। पूरा जंगल तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम इंसानों के घर में आराम से रह रहे हो। चलो मेरे साथ, तुम्हें तुरंत जंगल वापस चलना होगा। ये हिरण हमारे घर के पास आया है और अब यही रहता है। हम इसे किसी को नहीं देंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में भोला भी घर के बाहर आ गया। उसने सामने खड़े भेड़िए को देखा तो घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं अभी अकेला हूँ इसलिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और तब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। इतना कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। हिरण अभी भी घबराकर भोला के पास खड़ा था। भोला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। दूसरी तरफ भेड़िया सीधा जंगल में वापस अपने झुंड के पास पहुँच गया, जहाँ बाकी भेड़िए उसका इंतजार कर रहे थे। मैंने उसे देख लिया है। वो जंगल के किनारे एक गांव के पास एक इंसान के घर में रह रहा है, लेकिन वहाँ एक आदमी और उसकी माँ उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम सब साथ जाएंगे और उस सुनहरे हिरण को लेकर आएंगे। अगली सुबह भोला अपने घर के बाहर बैठा कुछ काम कर रहा था और उसकी माँ आंगन में हिरण को खाना खिला रही थी। तभी जंगल की तरफ से भेड़ियों का झुंड वहाँ आ गया। भोला तुरंत खड़ा हो गया। हिरण डर के फिर से भोला के पास आ गया। आज हम सब उस हिरण को वापस लेने आए हैं। तुम जितने भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये हिरण अब हमारे साथ है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। एक दूसरे भेड़िया आगे बढ़ा। ये हिरण जंगल के राजा का है, अगर तुमने इसे नहीं दिया तो। भोला को समझ आ गया था कि वो अकेला इन सब भेड़ियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई। गांव वालों जल्दी आओ, यहाँ जंगल के भेड़िए आ गए हैं। भोला की आवाज सुनते ही आसपास के गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में लोग घर के पास जमा भी हो गए। यह हमारा गांव है। तुम जंगल के जानवर यहाँ आकर हमें डरा नहीं सकते। अगर तुमने यहाँ किसी को भी कुछ कहने की कोशिश की तो हम सब मिलकर तुम्हें भगा देंगे। भेड़ियों को समझ आ गया था कि यहाँ रुकना उनके लिए ठीक नहीं होगा। वो पीछे हटने लगे। भेड़िए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद वो सब शेर की गुफा के पास पहुँच गए। तुम लोग वापस आ गए। बताओ, क्या तुम मेरे सोने का हिरण ढूंढ कर लाए हो? महाराज, हमें वो हिरण मिल गया है, लेकिन एक परेशानी हो गई है जिसकी वजह से हम उसे वापस नहीं ला पाए। ऐसी परेशानी? महाराज, वो हिरण जंगल के किनारे एक गांव में छुपा हुआ है। एक इंसान और उसकी माँ उसकी बहुत हिफाजत कर रही है और जब हम उसे लेने गए तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। क्या उन्हें पता है कि वो हिरण जादुई और खास है? नहीं महाराज, शायद उन्हें इसका राज नहीं पता, लेकिन वो आदमी बहुत जिद्दी है। उसने सबके सामने कहा कि वो हिरण को किसी को नहीं देगा। शेर गुस्से में जोर से दहाड़ा। उस इंसान की इतनी हिम्मत!
उसने मेरे हिरण को अपने पास रखने की हिम्मत कैसे की? महाराज, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप उस हिरण को इतना खास क्यों मानते हैं? तुम्हें उस हिरण की असली कहानी नहीं है पता, और शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें वो सच बता दिया जाए। कैसा सच महाराज? ये बात उस वक्त की है जब मैं जंगल का राजा नहीं था। उस वक्त मैं भी एक आम शेर की तरह जंगल में इधर उधर घूमा करता था, और एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी किस्मत बदल दी। एक दिन शेर जंगल के एक अजीब से हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे दूर से एक चमकती दिखाई दी, जैसे कोई सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच से निकल रही हो। शेर धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही शेर उस जगह के पास पहुंचा, उसके सामने एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की शाखाएं और पत्ते चमक रहे थे जैसे वो सच में सोने के बने हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा जो इतना चमक रहा हो, किंतु मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं उस पेड़ से थोड़ी दूर जाकर आराम करने के लिए लेटता हूँ। शेर भी आराम ही कर रहा था कि तभी उसने पास से आवाज सुनाई दी। दो लकड़हारे वहाँ बात कर रहे थे। अरे देखो तो सही, ये पेड़ कितना चमक रहा है। मुझे लगता है ये कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि सोने का पेड़ है। अगर हम इसे काट कर शहर ले जाकर बेच दें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आज तक हम जंगल से सिर्फ लकड़ी काट कर ले जाते थे, लेकिन आज तो किस्मत खुल गई। अगर ये पेड़ सच में सोने का हुआ तो हमारी जिंदगी तो हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर देर किस बात की, अपनी कुल्हाड़ी निकालो और जल्दी से इस पेड़ को काटना शुरू करते हैं, इससे पहले कि कोई और यहाँ आ जाए। हमें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। शेर उन दोनों की बात सुन ली। उसने तुरंत उठकर उन दोनों के सामने आ गया और डराने लगा और दहाड़ने लगा। शेर को इतना करीब देखकर दोनों लकड़हारे बुरी तरह डर गए। उन्होंने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी छोड़ी और बिना पीछे देखे जंगल से भाग गए। लकड़हारों के जाने के कुछ ही पल बाद अचानक उस सुनहरे पेड़ से एक आवाज सुनाई दी। शेर, तुमने आज मेरी मदद की है। अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो वे लालची लकड़हारे मुझे काट कर बेच देते। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शेर उस आवाज को सुनकर हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? एक पेड़ कैसे बात कर सकता है? मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ। इस जंगल की पुरानी जादुई शक्तियों ने मुझे जन्म दिया है, और तुमने आज मेरी रक्षा करके बहुत बड़ा काम किया है। शेर हैरानी से उस पेड़ की बातें सुन रहा था। तभी पेड़ फिर से बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी हिम्मत और नेक दिली के लिए एक इनाम देना चाहता हूँ। जो चीज मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। उसकी मदद से तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ना कहकर पेड़ की चमक और तेज हो गई और कुछ ही पल बाद उस रोशनी के बीच से एक सुनहरा हिरन बाहर आया। शेर उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले गया और देखते ही देखते सुनहरे पेड़ की बात सच हो गई। शेर जंगल का सबसे ताकतवर शेर बन गया और फिर जानवरों ने उसे अपना राजा बना लिया। ऐसे ही शेर जो भी चाहता वो सब पूरा होने लगा। शेर की कहानी सुनने के बाद सब भेड़िए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि वो जादुई हिरन इतना खास क्यों है। उनमें से एक भेड़िया सबसे ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। उसका नाम था कालू। कालू शेर के पास आया। शेर राजा, आप चिंता मत करिए, मैं उसे ढूंढ कर जरूर वापस लाऊंगा। अगर तुम में से कोई भी उस हिरन को ढूंढ कर ले आए तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मैं उसे ढूंढ कर जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे पूरा जंगल ही क्यों न छान मारना पड़े। ये कहकर कालू तुरंत जंगल की बाहर की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद वो गांव के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग अपने पालतू जानवरों के गले में एक लोहे का पट्टा और रस्सी बांध रहे थे।
उसने वो पट्टा चुरा लिया। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे आखिरकार वो सुनहरा हिरन बिल्ली दिखाई दिया और भोला घर पर नहीं था। कालू छुपते हुए उसके पास पहुंचा और अचानक उसने उस हिरन के गले में वो लोहे का पट्टा और रस्सी डाल दी। हिरन छटपटाने लगा। कालू उस हिरन को रस्सी से पकड़कर जंगल की तरफ वापस चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगा, रास्ते में अचानक उसे एक बड़ा पाकवान का पेड़ मिला, जहाँ से कुछ पाकवान जमीन पर गिर गए। कालू ने वो खा लिए। फिर थोड़ी दूर जाते ही उसे एक छोटा सा खजाना जैसा डब्बा मिला, जो किसी शिकारी का गिर गया था। कालू हैरान रह गया। ये कैसे हो रहा है? जहाँ जहाँ मैं इस हिरण को लेकर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे अच्छी चीजें मिल रही हैं। क्या शेर राजा सच कह रहे थे कि ये हिरण सच में किस्मत लेकर आता है? कालू के दिमाग में लालच पैदा होने लगा। उसने हिरण की तरफ देखा और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अगर ये हिरण इतनी किस्मत लेकर आता है, तो ये हिरण मेरे पास रहेगा तो मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस हिरण को शेर को वापस नहीं देने वाला। कालू हिरण को रस्सी से पकड़कर जंगल के एक दूर हिस्से की तरफ ले जाने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद हिरण ने अचानक तेज झटका दिया। रस्सी उसके गले से निकल गई और वो तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। रुको, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। कालू भी उसके पीछे तेजी से दौड़ने लगा। दूसरी तरफ जंगल के अंदर शेर भी परेशान हो चुका था। मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। कालू अब तक वापस क्यों नहीं आया? शेर तुरंत जंगल के बाहर की तरफ भोला का घर ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर तक ढूंढने के बाद शेर जंगल के किनारे पहुंच गया। वहीं पास में भोला का छोटा सा घर था। शेर छुपकर आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा कि भोला घर के अंदर खड़ा है। वो भोला से बोला, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरा जादुई हिरण मुझसे छीन लिया। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भोला शेर को देखकर डर गया, किंतु हिम्मत जुटाकर बोला, वो हिरण खुद मेरे पास आया था और मेरे साथ रहना चाहता था, किंतु सुबह से मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। हिरण को छुपाकर मुझसे बहाने बना रहे हो? मैं जंगल का राजा हूँ। रुको शेर। नीले पक्षी, आप बीच में मत आइए। यह इंसान मेरी जादुई हिरण ले गया है और मैं उसे वापस लेने आया हूँ। तभी अचानक जंगल की तरफ से तेज दौड़ने की आवाज आई और सुनहरा हिरण वहाँ पहुँच गया। उसके पीछे कालू भेड़िया भी दौड़ता हुआ आ रहा था। ये हिरण मेरा है, मैंने इसे पकड़ा है, इसलिए इस पर सबसे पहले हक मेरा है। ये झूठ बोल रहा है। ये हिरण मुझे जादुई पेड़ ने दिया था, इसलिए ये हिरण सिर्फ मेरा है। ये हिरण खुद मेरे पास आया था। मैंने इसे कभी पकड़ने की कोशिश नहीं की। अगर ये मेरे पास रहना चाहता है तो मैं इसे कभी नहीं रोकूंगा। सब कह रहे थे कि हिरण उनका है। नीले पक्षी ने पंख उठाकर सबको शांत किया। तुम तीनों सुनो, ये जादुई हिरण किसी की जबरदस्ती से कभी नहीं रह सकता। अगर तुम इसे जबरदस्ती रखोगे तो इसका अच्छा नसीब धीरे धीरे मनहूसियत में बदल जाएगा। नीले पक्षी की बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोग चुप हो गए। अब सबकी नजर सिर्फ सुनहरे हिरण पर थी। फैसला मैं नहीं करूँगा, ना शेर करेगा और ना ही कोई और। अब वो हिरण खुद बताएगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। अरे सुनहरे हिरण, मैंने तुम्हें कभी पकड़ने की कोशिश नहीं की। अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। इस हिरण को ले जाने से पहले याद रखना कि शायद तुम जंगल के राजा भी न रहो। ये हिरण तुम्हारी किस्मत दोबारा बदल सकता है। नीले पक्षी की बात सुन भेड़िया और शेर घबरा गए। शेर सोचने लगा, अगर पक्षी की बात सही है तो कहीं और पाने की इच्छा में मैं अपनी राजगद्दी से हाथ न धो बैठूं। नहीं, मुझे वो हिरण नहीं चाहिए। ये सब सोचकर शेर बोला, ठीक है, मुझे ये हिरण नहीं चाहिए। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने इसे चुराने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। मुझे नहीं चाहिए ये हिरण। ये कहकर शेर जंगल की तरफ वापस मुड़ गया। कालू भी चुपचाप उसके पीछे चल दिया। फिर भोला नीले पक्षी से पूछता है, पक्षी, आपने जो कहा था क्या वो सच था? अगर कोई इस हिरण को जबरदस्ती अपने पास रखे तो क्या सच में अच्छी किस्मत मनहूसियत में बदल जाती है? पक्षी हल्का सा हंसा। नहीं,
ये बात सच नहीं थी। मैंने वो बात इसलिए कही क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया होता तो शेर और भेड़िया दोनों लालच में आकर इस हिरण को जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश करते और आगे चलकर वे इस हिरण को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। भोला को पक्षी की बातें समझ आ जाती हैं। कभी कभी किसी की रक्षा के लिए छोटा सा झूठ भी बोलना जरूरी होता है और आज मैंने बस इसी हिरण को बचाने के लिए यह झूठ बोला था। उस दिन से सुनहरा हिरण भोला के साथ ही खुशी खुशी रहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम कभी भी खुशियों की ताकत या डर दिखाकर नहीं पा सकते, बल्कि हम खुशियाँ तभी पा सकते हैं जब हम खुद दूसरों को खुश रखें। इसलिए हमेशा अच्छे काम करें ताकि हमारी जिंदगी प्यार से गुजरे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।